फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों क्लास 12 आप लोग के लिए दोस्तों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दोस्तों रासायनिक बलगत की यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनाना। इस चैप्टर से जितने भी दोस्तों 2 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके दोस्तों 2 नंबर के इसी वीडियो से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और रहा दोस्तों 5 नंबर के बाद, तो मैं आप लोग को दोस्तों इस चैप्टर से 2 गो होता है दोस्तों 5 नंबर का सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपको दोस्तों इसका करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। और पीडीएफ दोस्तों लेने के लिए पीडीएफ कोर्स इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डियर, आप लोग अगर पीडीएफ कोर्स लेते हैं तो एग्जाम तक आप लोग को सपोर्ट किए जाएंगे, जिसमें आप लोग 90% आसानी से ला सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ईजी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को अनुभव की कमी है, इसीलिए आप लोग को लगता है कि हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए लास्ट तक बने रहना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को एक लाइक कर देना है और भी पीडीएफ पढ़ने के लिए गूगल पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com और वहाँ से पीडीएफ आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या सर्च करना है? educationlecture.com गूगल पर। चलिए देखिए, कहा जाए दोस्तों कि रासायनिक बलगतकी क्या, तो ध्यान पूर्वक दोस्तों समझेंगे रासायनिक बलगतकी क्या है। तो कहा जा रहा है कि यह भौतिक रसायन के शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उसके क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतकी कहा जाता है। देखिए, ये सभी विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए। रासायनिक बलगतकी की परिभाषा अगर नहीं जानेंगे तो आप लोग दोस्तों चैप्टर बेकार है पढ़ना, रासायनिक बलगतकी, ठीक है ना। ये दोस्तों चैप्टर है, ये दोस्तों भौतिक विज्ञान की दोस्तों अंतर्गत तथा रसायन शास्त्र में, जिसके अंतर्गत दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा दोस्तों समीकरण तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। रासायनिक वेग तथा समीकरण भी लिख सकते हो, और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतकी कहलाता है। चलो इसका तो दोस्तों डिफिनेशन हो गया। चलिए अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, यानी कि दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है और दर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में प्रतिकारक तथा प्रतिफलों के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उससे हम लोग उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। डियर देखो, काफी एजे क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप लोग क्या समझते हैं। तो आप लोग को दोस्तों वहां पर आंसर लिख के आता होता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को यहीं जाकर के लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया या वेग का परिभाषा जो है आप लोग का किसी अभिक्रिया के एकांक समय यानी कि एक समय में प्रतिकारक या प्रतिकारक और प्रतिफल होते हैं दोस्तों, उसके सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उसी दोस्तों परिवर्तन को हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखो, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझोगे तो कहा जाए कि माना कि किसी पदार्थ के dt समय में दोस्तों सांद्रण परिवर्तन dx होता है। देखो dt यहाँ पर दोस्तों आप लोग का समय हो गया, dt समय में सांद्रण परिवर्तन x, तो यहाँ पर dx हो गया, ठीक है ना। तो समीकरण 1 दोस्तों हो गया, समीकरण 1 जो हो गया dx बटा dt हो गया। एकांक समय में दोस्तों जो इसमें परिवर्तन हुआ dx बटा dt के रूप में आया। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा स्टूडेंट सांद्रण बटा समय होता है। देखो यहाँ पर आप लोग को dx सांद्रण हो गया, पर समय जो हो गया dt हो गया, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा सांद्रण बटा समय होगा। अर्थात यहाँ पर परिभाषा से आप लोग जानते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय दोस्तों dt, ठीक है ना, एकांक समय dt में प्रतिकारक एवं प्रतिफलों के सांद्रण दोस्तों dx के अनुपात को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि dx बटा dt के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्रण कहेंगे, ठीक है ना। भौकाल मचा देना है, ये सब काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। देखो इसका मात्रक भी दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका जो मात्रक होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग का, इसका दोस्तों मात्रक मोल होता है, मोल लीटर इनवर्स। देखो मोल लीटर जो होता है दोस्तों इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है ना। इसका मात्रक किसका, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का। देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझोगे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। कहा जा रहा है कि तीव्रगामी आयनिक ताक्षणिक अभिक्रिया क्या है। देखो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग तीव्रगामी अभिक्रिया पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए। देखो तीव्रगामी अभिक्रिया को ही हम लोग दोस्तों इन नामों से जानते हैं, आयनिक अभिक्रिया, ताक्षणिक अभिक्रिया, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत ये दोस्तों आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कहा क्या जा रहा है कि तीव्रगामी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में संपन्न होती है, यानी कि जो जितना जल्दी हो जाएगा, अत्यंत अल्प समय यानी कि तीव्रगामी,
जितना अल्प समय के काम से कम समय में संपन्न होगा उससे हम लोग तीव्रगामी अभिक्रिया कहेंगे। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में यार पूछा गया बिहार बोर्ड के, ठीक है ना। तो याद करिए वायसरासनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय यानी कि कम ही समय में दोस्तों अभिक्रिया होता है, संपन्न होता है दोस्तों, तो इस क्रिया को हम लोग तीव्रगामी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो कि मंदगामी अभिक्रिया क्या है। देखो तीव्रगामी और मंदगामी दोनों दोस्तों आप लोग को पूछ सकता है एग्जाम में, तो दोनों याद रख लीजिए। देखो मंदगामी जो अभिक्रिया है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से संपन्न होती है उसे मंदगामी अभिक्रिया कहेंगे। अर्थात दोस्तों धीरे धीरे स्लो में होता है, ठीक है ना, अर्थात एकदम धीरे धीरे होता है, इससे दोस्तों हम लोग मंदगामी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, देखो लोहे पर अचानक से कभी जंग नहीं लगता डियर स्टूडेंट, वो मंदगामी अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि उसमें जो होता है मंद गति से रिएक्शन करते हैं कि मंद गति से अभिक्रिया होते हैं, उसमें दोस्तों गति ही नहीं होती है, अर्थात अचानक से नहीं होता है, ठीक है ना। तो मंदगामी अभिक्रिया का उदाहरण देख सकते हो यहाँ पर 4 दोस्तों फेरा में दोस्तों दिया गया 3O2 ऑक्सीजन और दोस्तों जल यहाँ पर अभिक्रिया करके दोस्तों किस समीकरण का एग्जाम्पल पेश करा, तो याद रखना यहाँ पर ये आप लोग को मंदगामी अभिक्रिया को याद पेश कर रहा है, ठीक है ना। चलो याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आएंगे। देखो कहा जा रहा है कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। देखो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण में औसत परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। देखो कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांद्रण में जो औसत परिवर्तन होता है उसी के दर को हम लोग दोस्तों अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि मान लिया कि दोस्तों T1 T2 और T3 समय के प्रतिकारकों के प्रतिफल है, ठीक है ना, समय में प्रतिकारकों है और दोस्तों प्रतिफलों के सांद्रण में C1 C2 और C3 का परिवर्तन होता था। अभिक्रिया का औसत वेग देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से दिया गया C1/C2 C1, देखो यहाँ पर C1 + C2 + C3 हुआ और नीचे से आप लोग को T1 + T2 + T3 आ गए डियर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो dx/dt जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे C1 + C2 + C3 बाटा में T1 + T2 + T3, ठीक है ना। ये अभिक्रिया का औसत वेग का उदाहरण दोस्तों एग्जाम्पल हुआ, ठीक है ना। तो याद कर लो डियर, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। देखो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोग को अभिक्रिया के औसत वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अभी है तो अभी देख लीजिए 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कौन कौन होते हैं यार, लास्ट तक बने रहोगे सारे क्वेश्चन क्लियर कर लोगे। बस इतना ही लिखना था, 5 मार्क्स आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। क्या लिखना था कि प्रतिकारक के सांद्रण पर, देखो अभिक्रिया का दोस्तों जो वेग निर्भर करता है दोस्तों प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx/dt जो होगा प्रतिकारक के सांद्रण के समानुपाती होगा। dx/dt होगा दोस्तों समानुपाती c के होगा, अर्थात दोस्तों समानुपाती यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे डियर, तो आप लोग को याद रखना है। देखो ताप पर भी निर्भर करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx/dt जो समानुपाती होता है डियर स्टूडेंट, किसके समानुपाती होता है, तो टेम्परेचर दोस्तों T के ताप के समानुपाती होता है। क्या, ताप के समानुपाती होता है। देखो गैस पर भी निर्भर करता है डियर, जो गैस होता है उस पर भी निर्भर करता है। गैसीय रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx/dt जो होता है P के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, P के समानुपाती। यहाँ पर आप लोग को समानुपाती का जो चिन्ह होता है वो नहीं दिया गया, लेकिन आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है dx/y जो dt हो देंगे समानुपाती दोस्तों क्या हो देंगे, तो आप लोग को P के समानुपाती हो देंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोस्तों ताप के समानुपाती होता है। देखो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, जो क्षेत्रफल होता है उस पर भी निर्भर करेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt, यहाँ पर लोग का dx/dt दिया गया समानुपाती जो होगा, यहाँ पर आप लोग को क्षेत्रफल A के समानुपाती होगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हो सकता है यहाँ से गायब हो गया होगा, लेकिन समानुपाती जो होता है डियर यहाँ से आप लोग का लिखा हुआ, तो समानुपाती dx/dt A के यानी कि क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। देखो इस पर उत्प्रेरक का भी प्रभाव होता है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे डियर कि उत्प्रेरक का प्रभाव, देखो अनेक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें दोस्तों उत्प्रेरक की अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर भी काफ़ी ईजी भी है, ठीक है ना। सबसे छोटा चैप्टर आप लोग का दोस्तों यही है, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का
कहा जा रहा है कि पदार्थों के प्रकृति पर, तो पदार्थों के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग दोस्तों पदार्थ दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जो अलग अलग पदार्थ होते हैं दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। लोहा को जल के साथ दोस्तों धीरे धीरे, परंतु सोडियम तीव्र गति से दोस्तों अभिक्रिया करता है। देखिए आप लोग बेहतर तरीके से याद कर लो डियर स्टूडेंट, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि पदार्थों के प्रकृति पर निर्भर करेगी, क्योंकि अलग अलग पदार्थ भिन्न विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया देता है। जैसे लोहे के साथ दोस्तों धीरे धीरे सोडियम तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर देखो डियर, तो कहा जा रहा है कि अभिक्रिया का अर्धवायु क्या है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर, आप लोग का क्वेश्चन है अभिक्रिया का अर्धवायु क्या है। देखो काफ़ी इजी है, आप लोग याद कर सकते हो। देखिए कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधी होने में जितना समय लगता है उससे अभिक्रिया का अर्धवायु कहते हैं। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा जो होता है उतना होने में जितना समय लगता है उस समय अभिक्रिया का अर्धवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधी होने में जितना समय लगता है उस अभिक्रिया का अर्धवायु काल कहते हैं। ऐसे पढ़ा है दोस्तों T12 के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको T12 के द्वारा सूचित किया जाता है। किसको, तो आप लोग को याद रखना अभिक्रिया के अर्धवायु को, ठीक है। T12 जो होगा 0.693 बटा में क्या होगा T/2 का मान। ये दोस्तों 2020 में यार पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में, और भी इसके पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो T/2 के द्वारा दोस्तों अभिक्रिया के अर्धवायु को दर्शाते हैं। इसका जो परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा जो होने में जितना समय लगता है उसी को अभिक्रिया का अर्धवायु कहते हैं। देखिए कितना ईजी लैंग्वेज है यार, आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा सकते हो और याद कर सकते हो। देखो अभिक्रिया तो ताप गुणांक क्या, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें किसी विद्यार्थी को यह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ताप गुणांक क्या है पूछे जाएंगे, 2 नंबर में पूछा जाएगा डियर कि ताप गुणांक क्या, तो याद रखना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्राप्त वेग स्थान K2 हो, और दोस्तों 10 डिग्री जो होता है सेल्सियस ताप बढ़ाने से पहले वेग स्थान K के अनुपात को हम लोग ताप गुणांक कहेंगे। अर्थात डियर कहा जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया को ताप को दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों बढ़ाने पर प्राप्त दोस्तों जो स्थिरांक होगा K2 होगा। क्या होगा, K2 होगा। कितना डिग्री से, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर दोस्तों वेग स्थान K2 होगा, और 10 डिग्री दोस्तों सेल्सियस यानी कि दोस्तों ताप बढ़ाने पर पहले के स्थान K1 के अनुपात जो होता है उसी को हम लोग दोस्तों ताप गुणांक कहते हैं। डायरेक्ट 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो याद कर लो। चलो ये भी क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन। अभिक्रिया की कोटि क्या, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो नंबर 1 क्वेश्चन कह सकते हो इस चैप्टर का। देखो काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ डियर, तो आप लोग याद रख सकते हो। ऐसे अभिक्रिया के कोटि और दोस्तों अन्विकता में अंतर भी करवाएंगे, तो वहां से आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। कहा जा रहा है डियर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे समस्त प्रतिकारी अणु जिनका दोस्तों अभिक्रिया के दौरान सांद्रण में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में जल्द ही अंतर आने वाला, थोड़ा सा रुक जाए डियर, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए और वहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वो समस्त प्रतिकारी अणु होते हैं जिनका दोस्तों अभिक्रिया के दौरान सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उसी परिवर्तन को हम लोग दोस्तों अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो कितना इजी लैंग्वेज है, क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे समस्त प्रतिकारी अणु जिनका अभिक्रिया के दौरान सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। देखो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन का यार आप लोग सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हम आपको बेहतर तैयारी करा रहे हैं। साथ में PDF कोर्स लेना चाहते हो तो आप लोग को दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना है, ठीक है ना। लास्ट तक है ना बने रहो, भौकाल मचा दोगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या, इसका तो कितना आसान परिभाषा मैंने लिखा है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान एकांक होता है यानी कि 1 होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दोस्तों कोटि का जो मान होता है एकांक होता है यानी कि 1 होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। देखो यहाँ इस चैप्टर से आप लोग समझिए दोस्तों 12 नंबर से 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी देख लो क्लियर हो जाएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, समय इनवर्स होता है, ठीक है ना। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान यार एकांक होगा ना
उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। और इसका जो मात्रक होगा सेकंड इनवर्स होगा। चलो यहाँ पर देखोगे डियर स्टूडेंट, आप लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या, तो जिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 2 होगा तो उसे हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। इसका जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट लीटर। देखो आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का देखना चाहते हो डियर, तो आप लोग को प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। देखो इसका जो मात्रक होता है लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे द्वितीय कोटि का होता है ऐसा, ठीक है ना। चलो याद कर लेना है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान 2 होगा उससे हम लोग अभिक्रिया के दोस्तों द्वितीय कोटि कहेंगे। चलो तृतीय कोटि देखोगे तो यहाँ से कहा जाए कि जिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान 3 होगा। देखो आप लोग यार काफ़ी इजी, एक परिभाषा याद करोगे तो 3 को दोस्तों फ्री होंगे, ठीक है ना। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान दोस्तों 3 होगा उससे हम लोग तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। चलो शून्य कोटि का भी होगा तो लास्ट तक बन रहे। देखो तो तृतीय कोटि का जो होता है डियर स्टूडेंट, द्वितीय कोटि का आप लोग का तृतीय कोटि ना, हाँ तृतीय कोटि का जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट क्या होता है, तो याद रखना है लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है डियर। किसका द्वितीय दोस्तों जो कोटि का अभिक्रिया होता है उसका मात्रक लीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। चलो अब शून्य कोटि को देखोगे तो यहाँ से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहे हैं, साथ में आप लोग यहाँ से अभिक्रिया कोटि आणविकता के अंतर को भी जानोगे। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया वह वेग होता है जब, देखो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होता है जिसका वेग अभिकारक सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स होता है। देखो आप लोग का स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलना बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लोग को बेहतर तैयारी करना है। साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ पर कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हो यार, भौकाल मचाना चाहते हो, 90% लाना चाहते हो, तो बिल्कुल दोस्तों संभव है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग यार सोचते हो कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन वास्तव में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा मेहनत करोगे 90% ले आओगे, लेकिन मेहनत करने का तरीका भी पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर अभिक्रिया का आणविकता और कोटि में अंतर दिया गया, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो अभिक्रिया के एक तरफ एक पक्ष में दोस्तों आणविकता, एक पक्ष में दोस्तों अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है ना। चलो देखो अभिक्रिया के दोस्तों आणविकता में देखोगे तो अभिक्रिया में भाग लेना, देखो आप लोग अभिक्रिया की आणविकता क्या है उसका परिभाषा भी यहाँ से जान सकते हो, ठीक है ना। चलो ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त प्रतिकारी अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जबकि कोटि में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी वे प्रतिकारी अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण के दौरान परिवर्तन होता है। स्टूडेंट देखो अभिक्रिया के दौरान सांद्रण परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की कोटि कहेंगे, लेकिन आणविकता में जो होता है अभिक्रिया में भाग लेने समस्त प्रतिकारी अणुओं की जो संख्या होती है, संख्या को हम लोग दोस्तों आणविकता कहेंगे, लेकिन इसमें सांद्रण परिवर्तन होना चाहिए, ये डिफरेंस है। चलिए यह एक सैद्धांतिक मान है। देखो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी करा चुके हैं, तो आप लोग चैप्टर वाइज देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। चलो यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है। देखो डियर आप लोग को याद होना चाहिए जो अभिक्रिया के जो आणविकता होती है एक सैद्धांतिक मान होता है, लेकिन हमारा अभिक्रिया का जो कोटि होता है ये एक प्रायोगिक मान होता है। क्या होता है? प्रायोगिक मान होता है। चलो बहुत ही अच्छा, सैद्धांतिक मान अभिक्रिया की आणविकता और प्रायोगिक मान अभिक्रिया की कोटि। चलो ऑब्जेक्टिव क्लियर। चलो इसकी सहायता से अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करते। देखो आणविकता जो रेडिएशन, इसकी सहायता से जो अभिक्रिया का जो क्रियाविधि होता है ना उसको हम लोग अनुभव दोस्तों या तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, या इसमें यार अध्ययन करना ही नहीं होता। चलो इसकी सहायता से अभिक्रिया के क्रियाविधि का बिल्कुल अध्ययन करता है। आप लोग अभिक्रिया के कोटि को यार जानते होंगे तो आप लोग समझते होंगे डियर, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को 3 कोटि यानी कि प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि का बतला है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गए। तो आप लोग को याद रखना है कि आणविकता में जो होगा इसकी सहायता से अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन अभिक्रिया के कोटि में यार होता है ऐसा, ठीक है ना, इसकी सहायता से अध्ययन कर सकते हैं। देखो इसका मान जो होता है डी स्टूडेंट अभिक्रिया की आणविकता का कभी शून्य नहीं हो सकता है, इसका जो मान होगा कभी भी नहीं शून्य हो सकता है। लेकिन आप लोग को पता है कि शून्य कोटि यानी कि अभिक्रिया के कोटि होता है, इसका जो होता है वो शून्य हो सकता है। इसका जो मान होता है डी स्टूडेंट अभिक्रिया के कोटि में इसका शून्य हो सकता है, लेकिन आप लोग को याद रखना आणविकता में कभी ऐसा नहीं हो सकता है। चलो इसका मान सदैव पूर्णांक में होता है। अभिक्रिया का जो आणविकता होता है उसका जो मान होता है सदैव पूर्णांक में होता है। चलो अभिक्रिया के कोटि देखोगे तो इसका मान पूर्णांक और भिन्न दोनों भी हो सकते हैं।
देखो अभिक्रिया के कोटि में जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका मान पूर्णांक भिन्न भी हो सकता है, लेकिन आप लोग का अभिक्रिया का अन्वेक्ता में दोस्तों मान जो होता है सदैव पूर्णांक ही होता है। देखो डियर स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, टक्कर अनुसिद्धांत क्या डियर स्टूडेंट, आप लोग लास्ट तक बने रहोगे। देखो टक्कर अनुसिद्धांत या दोस्तों सागटट का सिद्धांत या तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत क्या है, तो इस प्रकार से पूछ सकता है डियर, जिसका आप लोग परिभाषित देख पा रहे टक्कर अणु का यहाँ पर परिभाषा आप लोग का यहाँ पर दिया गया है। देखो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो होगा वो आप लोग को याद रखना है, 2 नंबर में पूछ सकता है, हो सकता है 5 में भी पूछ दे। कहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत की दोस्तों सिद्धांतों को लिखें, तो आप लोग को याद रखना पहला जो सिद्धांत होगा आप लोग का डियर स्टूडेंट वो क्या होंगे। देखो पहला जो सिद्धांत डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि अभिक्रिया के भाग लेने वाले अणु, अभिक्रिया में दोस्तों जो भाग लेने वाले अणुओं के बीच जो आपसी टक्कर होना चाहिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोस्तों अणुओं के बीच आपसी टक्कर होना चाहिए। क्या आपसी टक्कर होना चाहिए, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अणु होते हैं उनके बीच दोस्तों आपसी जो होता है ना आपस में वो टक्कर होना चाहिए। सेकंड में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया में सरलतम अणु भाग लेते हैं जिसे प्रतिकारी अणु कहते हैं। देखो अभिक्रिया में जो होता है स्टूडेंट सरलतम से सरलतम अणु भाग लेते हैं जिससे प्रतिकारी अणु होते हैं, जिससे दोस्तों प्रतिकारी अणु कहते हैं, सॉरी यहाँ पर कहते हैं जो सरलतम अणु में भाग लेते हैं उसे हमें प्रतिकारी अणु कहते हैं। देखोगे यहाँ तो कहा टक्कर सीधी दिशा में होना चाहिए, जो होता है स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत वो दोस्तों सीधी दिशा में होना चाहिए, ना कि टेढ़ी दिशा में। याद रखना जो इसका जो दिशा होता है टक्कर सिद्धांत रासायनिक अभिक्रिया के लिए वो सीधी होनी चाहिए। चलो प्रभावित टक्कर के बाद सक्रिय संकुल अणु का निर्माण होना चाहिए। देखिए प्रभावित टक्कर होने के बाद सक्रिय संकुल अणु का निर्माण होना चाहिए। जो टक्कर होता है सीधा होना चाहिए, साथ में इसका दोस्तों जो होता है सक्रिय संकुल अणु का एक निर्माण होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत में ऐसा होना चाहिए। देखो यह टक्कर प्रभाव होना चाहिए, देखो ये टक्कर प्रभाव सीधी होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, तो छूट गया होगा लेकिन मुझे याद है पढ़ा है। तो ये टक्कर प्रभाव सीधी दिशा में होनी चाहिए या सीधी होना चाहिए, या टक्कर प्रभाव होना चाहिए या टक्कर प्रभाव सीधी होना चाहिए। यहाँ से देखोगे यह संकुल अणु ऊर्जा पा करके प्रतिफल में बदल जाते हैं। ये जो संकुल अणु होते हैं यार ऊर्जा पा करके प्रतिफल में बदल जाते हैं। संकुल अणु किस में बदल जाते हैं, प्रतिफल में। क्या पा करके, ऊर्जा पा करके। चलिए भौकाल मचा देना, ये सबको आप लोग को याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अरे यार ऐसा क्वेश्चन आया जिसकी यार कल्पना नहीं कर सकते, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आए। तो इस चैप्टर का जो टॉप लिस्ट क्वेश्चन होता है उसमें ये सुमहार है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि देहली ऊर्जा क्या है। देखो डियर स्टूडेंट लास्ट तक बने रहो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। डायरेक्ट यहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ के वहाँ कहीं पर आए आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो देहली ऊर्जा है क्या, ध्यान पूर्वक समझोगे तो भौकाल मचा दोगे। देहली ऊर्जा प्रश्न क्या है, देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा तो कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं, याद रखना। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, यानी कि दोस्तों ऊर्जा के न्यूनतम मात्रा को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड ऊर्जा यानी कि देहली ऊर्जा कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह दोस्तों प्रभावित टक्कर लगाते हैं, देहली ऊर्जा कहलाते हैं। समझे यार क्या, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा के न्यूनतम मात्रा को हम लोग दोस्तों देहली ऊर्जा कहेंगे। इसका एक और परिभाषा या टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा को दोस्तों देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या, न्यूनतम ऊर्जा, यानी प्रभावित टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। चलिए देखो सक्रियण की परिभाषा भी आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या है, ध्यान पूर्वक समझेंगे डियर। चलो कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग दोस्तों अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। देखो डियर हम लोगों ने दोस्तों जब एग्जाम देना होता था तो ये सभी क्वेश्चन याद कर लिए थे, ठीक है ना, आप भी याद है, क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों परिभाषा को रखते होगे तो एग्जाम में नहीं याद रहेगा। आप लोग समझने की कोशिश करो डियर,
बेहतर परफॉर्मेंस आप लोग एग्जाम में बिखेर सकते हो यार, बेहतर रिजल्ट ला सकते हो। 90% कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ला सकते हैं, मेहनत कीजिए रेगुलर। कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। इसे पढ़ा दोस्तों ईए द्वारा लिखा जाता है। क्या इससे हम लोग दोस्तों ईए द्वारा लिखते हैं, क्या ईए द्वारा हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है ना। चलो, इसके देहली ऊर्जा से मान होता है कम होता है, जो संक्रियन ऊर्जा होता है स्टूडेंट, इसका मान देहली ऊर्जा से कम होता है। चलो बिल्कुल क्लियर कर लेना, भौकाल मचाना आपको एग्जाम में। कहा जा रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। देखो, अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की बात आया है तो आप लोग वेग स्थिरांक को बेहतर तरीके से समझो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो वेग स्थिरांक क्या है, ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रतिक्रिया अभिक्रिया के मूल स्थान एकांक हो। क्या हो डियर, वेग स्थिरांक की परिभाषा है कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिक्रिया के मूल सामता एक हो। देखो, इसकी निम्न विशेषता, इसकी निश्चितता पर वेग स्थिरांक के का मान निश्चित होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर नहीं करेगा। और दोस्तों थर्ड में दिया गया है कि यह एक ही अभिक्रिया के लिए ताप बदल देने पर वेग स्थिरांक का मान बदल जाता है। एक ही अभिक्रिया के लिए दोस्तों ताप बदलने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो भी बदल जाता है। चलिए, बहुत अच्छा यार, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद है, बिल्कुल मजा मुझे आ रहा है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल भौकाल मचा दिए आप लोग। देखो, आप लोग दोस्तों PDF कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग को दिए गए नंबर पर संपर्क करना डियर, क्योंकि आप लोग को 90% गेन करना है। कोई भारी बात नहीं है दोस्तों, 90% करना है, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों यही डर होता है कि एग्जाम में यार क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मैं कहता हूँ डियर, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग पैटर्न जो होता है सिलेबस को यार नहीं समझो, इसलिए आप लोग को हार्ड लगता है। आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे और यहाँ से आप लोग को मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक कराते रहेंगे, आप लोग याद करते जाओगे तो बिल्कुल कोई भारी बात नहीं है। आप लोग दोस्तों 90% करना, काफ़ी ईजी है। आप लोग रेगुलर क्लास करें। PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर यार मैसेज कर सकते हो। काफ़ी दोस्तों जो होता है न्यूनतम फीस होता है, जो गरीब से गरीब यार कह सकते हो एक समय का रोटी खाने वाला विद्यार्थी वो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को कहीं मैं बात ला चुका हूँ डियर, ठीक है ना। चलिए, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप लोग देखोगे तो गूगल वेबसाइट पर आप लोग जा करके अध्ययन कर सकते हो। गूगल पर आप लोग को गूगल या तो क्रोम ओपन करना है, वहाँ पर लिखना है डियर स्टूडेंट एजुकेशन लेक्चर, फिर वहाँ पर लिखना है .com। इसी को सर्च करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। PDF वगैरह और टेस्ट की व्यवस्था भी वहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। देख सकते हो, टेस्ट देने के लिए गूगल पर सर्च करें educationlecture.com, तो वहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। और PDF कोर्स देने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर शेयर करना है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं डियर। चैप्टर वाइज आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।